प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शिक्षण विधियां चल रही हैं सीटेट के लिए, मैथ की शिक्षण विधियां। और उन शिक्षण विधियों में मैंने दो शिक्षण विधियां आपको पढ़ा चुका हूं, आगमन विधि और निगमन विधि। आज तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन विधि और पढ़ाऊंगा आज। तो ये है तीसरा, देखिए, व्याख्यान विधि। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं व्याख्यान विधि में क्या है। सभी लोग देखें, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, शिक्षण की यह विधि शिक्षक यानी टीचर केंद्रित है। यह शिक्षक केंद्रित है, टीचर केंद्रित, यानी केंद्र में क्या होगा? टीचर होगा। तो ध्यान से देखिए, इस विधि में शिक्षक मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जबकि बालक शिक्षक के विचारों को शांत भाव से सुनते हैं। इस विधि में शिक्षक अपने विचारों का शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पर नोट भी करते हैं। इसलिए इस विधि को हम चाक एंड टॉक मेथड भी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखिए, इस चीज को मैंने इसीलिए दूसरे कलर से कर दिया है कि यह इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि चाक एंड टॉक मेथड किसे कहा जाता है। तो चाक एंड टॉक मेथड किसे कहा जाता है? व्याख्यान विधि को ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, कहने का मतलब ना ये है कि इस विधि में जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, जब वो व्याख्या यानी एक तरह से भाषण देने लगता है, वह लेक्चर देगा। तो जब लेक्चर देता है तो वो मुख्य केंद्र में हो जाता है और उसके चारों तरफ एक तरह से बालक होते हैं। तो बोलक बालक जो है शांत भाव से बस श्रोता बन के सुनते हैं और टीचर लेक्चर देते चला जाता है। तो टीचर तो सक्रिय होता है, लेकिन बालक जो है निष्क्रिय हो जाता है। कभी कभी वह अपने ध्यान से दूर हो जाता है, यानी उसका ध्यान भटकने का अवसर होता है। इसीलिए देखते हैं कभी कभी जब लेक्चर दिया जाता है बड़े कक्षाओं में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान दूसरी तरफ है, कि पता चला किसी से बात करने लगे तो कहीं फोन में मस्त हो गए, कहीं इधर उधर ध्यान चला गया, यानी बालक निष्क्रिय हो जाता है। सभी बालक की बात नहीं कर, लेकिन ज्यादातर बालक निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जबकि टीचर एकदम सक्रिय अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि वो तो लेक्चर दे रहा है। तो वही बातें यहाँ लिखा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिए, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सक्रिय, एक्टिव होता है। शिक्षक क्या होगा? एक्टिव होगा। जबकि बालक या छात्र की भूमिका कैसा होगा? शांत श्रोता की तरह, यानी शांत होकर बस सुनने लगेंगे, शांत होकर सुनता है बालक। तो ये शांत श्रोता की भूमिका किसकी होती है? बालक की। विचारों का प्रवाह एक ही ओर होता है, अर्थात शिक्षक से छात्र की ओर। विचारों का जो प्रवाह है वो एक ही तरफ से चलता है, शिक्षक के से छात्र की ओर। यानी शिक्षक जो है, विचारों का प्रवाह जो होता है शिक्षक से छात्र की ओर चल रहा है, ये होता है। किसी नए अध्याय के प्रारंभ में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई नया अध्याय हम पढ़ाना शुरू किए तो इस विधि का प्रयोग ज्यादा उपयोगी होता है कि हम बालक को समझा दें उसके विषय में। तो आपने देखा व्याख्यान विधि क्या होता है। इसके आगे हम देखते हैं, अभी इसके गुणों को देखेंगे और दोष को देखेंगे। सभी लोग देखते चलिए। यहाँ पर देखिए, पढ़ाए गए अध्याय के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू में या संक्षेपीकरण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब जो अध्याय पढ़ा चुके हैं उसके पुनर्विलोकन में, उसे फिर से अभ्यास करने में या संक्षेपीकरण में, यानी उसको शार्ट में बताने के लिए इस विधि का प्रयोग जल्दी से लेक्चर देकर आप बता सकते हैं। सही है। किसी गणितज्ञ के जीवन में, यानी किसी गणितज्ञ के जीवनी के बारे में आप बताना चाहें तो भी इसी विधि के द्वारा आप बताते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ गुण लिखे हुए हैं, कुछ दोष। तो अब आप लोग देखिएगा गुण के बारे में। अधिक संख्या की कक्षा में इस विधि का कोई तोड़ नहीं है। यानी अगर संख्या अधिक हो, अधिक संख्या की कक्षा में यदि बालकों की संख्या बहुत अधिक है तो इस विधि को का कोई तोड़ नहीं है। यह विधि बहुत ही अच्छा है। शिक्षक के लिए यह विधि सुविधाजनक है। शिक्षक के लिए तो सुविधाजनक है ही। वो लेक्चर सुनाते जा रहा है, आप सुनते जाइए, तो यह तो सुविधाजनक है ही। तो ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि इस विधि में उसे बालकों पर व्यक्तिगत नजर नहीं रखना पड़ता। बालक क्या कर रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, बस वो लेक्चर दिए चला जा रहा है। तो बालकों पर व्यक्तिगत नजर नहीं रखना होता, इसलिए यह विधि अध्यापकों के लिए, टीचरों के लिए, हम लोगों के लिए सुविधाजनक है। तो ध्यान से देखिएगा, यह विधि अत्यंत सुविधाजनक होने के साथ ही कम खर्चीली भी है। इसमें खर्चा कौन सा लगेगा जी? कुछ नहीं, बस आप लेक्चर देते चले जाइए, तो इसमें कोई खर्चे की बात ही नहीं है। तो यह कम खर्चीली भी है। तो चलिए देखते हैं इसके दोष क्या हैं। अब दोष को देख लेते हैं। देखिए दोष क्या है, यह अधिगम सिद्धांत के विपरीत है, विरोधी नहीं विपरीत है, अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। यानी यह अधिगम जो सीखने का सिद्धांत है यह नहीं देता कि आप इस विधि से पढ़ाइए, यानी यह विपरीत है, उसके विपरीत है। इस विधि में शिक्षक एक प्रकार का कोरम पूरा करता है, यानी एक प्रकार का सिलेबस पूरा, यानी कोरम पूरा, अपना दायित्व पूरा करता है। तो एक प्रकार से कोरम पूरा करता है। अब देखिए, क्योंकि इस विधि में बालक निष्क्रिय होता है, अतः व्याख्यान के दौरान उसका ध्यान हट भी सकता है और हो सकता है उस बीच कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाए। यानी जब बालक, उस दौरान ज्यादातर ये होता है कि बच्चे जो है वो ध्यान से भटक जाते हैं। उनका जब ध्यान भटक गया तो हो सकता है उस बीच कोई महत्वपूर्ण टॉपिक आपका छूट जाए। तो इसलिए इसकी ये इतनी दोष हैं। बाकी मैंने गुण के भी लिए बताया, दोष के विषय में भी बताया। अब हम ध्यान रखिएगा, चौथी विधि और पांचवी विधि पर चलेंगे। तो चौथी विधि देखिएगा, संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में बताएंगे। तो चौथा विधि आपका विश्लेषण विधि होगा। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं अगला विधि, सभी लोग देखते चले। विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड, सभी लोग देखिएगा। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न के कठिन भाग का विश्लेषण करते हुए ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होता है। किधर होता है? ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक को जो सिद्ध करना होता है वहां से चलकर ज्ञात तत्व की ओर पहुंचता है। ध्यान से देखिए, विश्लेषण होता क्या है। विश्लेषण विधि जो होता है वह, यानी कोई जैसे गुठा हुआ चीज हो उसको अलग अलग करके, यानी विश्लेषण यानी अलग अलग करके उससे ज्ञान प्राप्त करना, यानी उस हल तक पहुंचना होता है। तो किसी चीज को छोटे छोटे भागों में बांटकर, छोटे छोटे भागों में बांटकर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं विश्लेषण विधि। ध्यान से देखिएगा, इसके शिक्षण सूत्र क्या है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो अज्ञात है, जो हमें ज्ञात नहीं है, उससे चल करके हम ज्ञात की ओर पहुंचते हैं। और निष्कर्ष से तथ्य की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, दूसरा सूत्र क्या है, निष्कर्ष से हम तथ्य की ओर पहुंचते हैं, और अमूर्त से मूर्त की ओर पहुंचते हैं, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये है अशिक्षण सूत्र। तो इसे जरूर याद करिएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, विश्लेषण विधि में जो चीजें, ध्यान से देखिए, जो चीजें हैं उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर और फिर हम तथ्य की तक पहुंचते हैं। यानी छोटी छोटी चीजों को बांट करके, अलग अलग सबका अर्थ निकाल करके, अलग अलग चीजें कर करके फिर हम एक तथ्य की तरफ पहुंचते हैं, उसे कहते हैं विश्लेषण विधि। और विश्लेषण विधि की ये चार सूत्र है, इसे ध्यान रखिएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये हो गया आपका विश्लेषण विधि। हम चलते हैं इसके गुण और दोष को देखते हैं कि इसके गुण और दोष क्या होंगे। सभी लोग देखते रहे। देखिए इसमें कुछ नोट करके मैंने चीजें लिख दिया है। इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है, बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति तथा रेखागणित के प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। देखिए अब गुण पे हम चलते हैं। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट होता है और अस्थायी होता है। इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है।
इस विधि के प्रयोग से बालक में विश्लेषण शक्ति और तार्किक योग्यता का विकास होता है। भाई तार्किक योग्यता का विकास तो होगा, विश्लेषण शक्ति जब होगा, जब उसको चीजों को अलग अलग करके तोड़ करके उसका अर्थ और उसको समझने की शक्ति का विकास होगा, तो निश्चित रूप से तर्क का विकास होगा। तो ये है इसके गुण। तो अब हम चलते हैं अगले विधि पर। सभी को देखिए, छोटे छोटी विधियां हैं, आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जाएगा नहीं। सभी लोग ध्यान से देखिए। अच्छा, दोष, अभी हमने दोष नहीं देखा, तो दोष भी देख लीजिए। भाई जहां गुण होगा वहां दोष होगा ही होगा, कुछ न कुछ तो चलिए देखते हैं दोष क्या है। इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अधिक लगता है। इस विधि के शिक्षण में समय भी अधिक लगेगा और परिश्रम भी अधिक लगता है। इस विधि का प्रयोग केवल केवल तभी संभव है जब हमें ज्ञात निष्कर्ष व ज्ञात तथ्य, अज्ञात निष्कर्ष व ज्ञात तथ्य दोनों की जानकारी हो, तब हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे मेथड पे, यानी कि संश्लेषण विधि पर। तो देखते हैं संश्लेषण विधि क्या होता है। सभी लोग देखें, ये है संश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक मेथड। संश्लेषण विधि सभी लोग समझिएगा, अलग अलग भागों को जोड़ना, यानी चीजें अलग अलग हैं, उनको जोड़कर संश्लेषित करके और तब फिर हम उसको हल करते हैं, तो ये होता है संश्लेषण। जबकि देखिए विश्लेषण में क्या था, अलग अलग मतलब चीजों को अलग अलग करके, जो जुड़ी हुई है उनको अलग अलग करके तोड़ करके और तब हम तथ्य तक पहुंचते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि संश्लेषण यानी अलग अलग चीजें हैं, उनको हम जोड़ करके देखेंगे कि ये क्या है। तो चलिए देखिए, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई समस्त जानकारी को एकत्रित करता है, फिर अज्ञात भाग का पता लगाता है। यानी जो जानकारी है वो समस्त जगह से पूरी इकट्ठा करता है, जितनी जानकारी है ध्यान से, समस्त जानकारी को एकत्रित करता है और फिर अज्ञात भाग का पता लगाता है। यह विधि विश्लेषण विधि का ठीक विपरीत होता है, किंतु विरोधी नहीं होता है। ध्यान से देखिए, हमने बता दिया है विरोधी अलग बात है। विरोधी का मतलब होता है जहां संश्लेषण का विधि का प्रयोग होगा वहां विश्लेषण का नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है, गणित के सवाल को लगाने के लिए आप दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जहां संश्लेषण विधि का प्रयोग होगा वहां विश्लेषण का नहीं हो सकता। इसलिए यह विरोधी नहीं है। विरोधी का मतलब जहां संश्लेषण का होगा वहां विश्लेषण का नहीं होगा। यह विपरीत है, यानी उल्टा है। उसमें जो चीज है इसका ठीक विपरीत ये इसमें है। तो देखिए शिक्षण सूत्र देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जबकि उसमें देखिए क्या था, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और यहाँ क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तथ्य से निष्कर्ष की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर। ये है आपका शिक्षण सूत्र। तो इसको ध्यान से में रखिएगा। अब हम इसके गुण और दोष को देखेंगे कि क्या होगा। सभी लोग देखें, ये है गुण और ये दोष। तो गुण और दोष को भी हम देख लेते हैं। गुण क्या होगा, सभी लोग देखिए, यह विधि छोटी कक्षाओं में काफी उपयोगी होती है, यानी छोटी कक्षाओं में यह विधि काफी उपयोगी होगी। यह एक सरल विधि है, काफी सरल विधि है, इजी है। यानी देखिए इस विधि के द्वारा समस्या के हल तक पहुंचने में काफी कम समय लगता है, यानी समय अधिक नहीं लगता, कम लगता है। जबकि अभी आपने देखा पीछे विश्लेषण विधि में क्या था, समय अधिक लग रहा था, लेकिन संश्लेषण विधि में समय कम लगता है। तो काफी कम समय लगता है किसमें, संश्लेषण विधि में। दोष देख लीजिए इसके, इस विधि में बालकों को खोज करने का अवसर नहीं मिलता, उसे खोज करने का अवसर नहीं मिलता, यह एक इसका दोष है। इस विधि से बालकों में तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता, और जब खोज करने का अवसर नहीं मिलेगा तो उसके तर्क शक्ति का भी विकास नहीं हो पाता। बड़ी कक्षाओं में यह विधि अनुपयोगी है, यह विधि उपयोगी नहीं है। तो आज आपने देखा व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, तीन विधियां आपने देखा। इसके बाद आगे की विधियों को हम कल चर्चा करेंगे, बताएंगे। इन सभी विधियों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए,
जब सभी विधियों को हम पढ़ा लेंगे, क्लास ले लेंगे, तब इस पर जितने आए हुए क्वेश्चन सीटेट में हैं, सभी को एक दिन हम हल करवा देंगे और आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर यह आपके लिए उपयोगी हो तो। धन्यवाद।